उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रवासी सम्मेलन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को किया सम्मानित। उत्तराखंड को 3 हवाई सेवाओं की सौगात। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। 13 नवंबर से चलेंगी हवाई सेवाएं। 20 नवंबर के बीच किराए में की जाएगी बढ़ोतरी। राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर AOI की आपको बता दें AOA की अंतिम मुहर। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे नेशनल गेम्स। बद्रीनाथ में 13 नवंबर से शुरू होगी 5 पूजाएं। कपाट बंद होने से पहले सभी प्रक्रियाएं की जाएंगी पूरी। 17 नवंबर को होंगे कपाट बंद। अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर जांच समिति गठित। 7 महीने में PWD ने नहीं किया क्रैश बैरियर, पैराफिट और सुरक्षा के काम, लापरवाही आई सामने। और प्रदेश के लिए 2447 करोड़ की परियोजनाओं का ADB से हुआ अनुबंध। इस शहर में बनेगा नमो भवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लक्सर से अहम खबर है, जहां सराफा व्यापारी की दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। लाखों के सामान को चोरों ने पार किया है। दुकान में लगे CCTV की DPR भी ले गए हैं चोर। चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर घटना को अंजाम दिया गया है। लक्सर कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लक्सर के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर घटना को अंजाम दिया गया है। लक्सर कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लक्सर के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से देहरादून गौचर हवाई सेवा की शुरुआत की है। हवाई सेवा शुरू होने के बाद चमोली जिले के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। विगत कुछ दिनों से गौचर देहरादून हवाई सेवा बंद होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। हवाई सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी है। हवाई सेवा शुरू होने के बाद इमरजेंसी में लोगों के समय की बचत होगी। इसका किराया 3000 रुपये के करीब रखा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां वन मुख्यालय में चयनित छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची में चयनित बेरोजगार युवाओं ने वन विभाग का घेराव करते हुए विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। चयनित अभ्यर्थियों ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने और 4 महीने बीत जाने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। नाराज अभ्यर्थियों ने वन मुख्यालय के मुख्य गेट पर नारेबाजी की है। अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की। युवाओं की मुख्य मांग है कि जब तक वन विभाग सभी वन आरक्षियों को नियुक्ति नहीं देता है, तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। आज ये वन आरक्षी प्रत्यक्ष सूची चयनित छात्र हैं, जिनका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 19 जुलाई 2024 को परिणाम जारी हो चुका था और विगत 4 माह हो गए हैं और बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं कि अभी भी इनकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आगे क्यों नहीं जा रही है। इसी संबंध में ये सब दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, क्योंकि 13 जिलों से दूर दूर से उन्होंने कहा कि हम विभाग से एक बार कन्फर्मेशन कर लेते हैं कि हम लोग कब आश्वस्त समझें कि हमारे की ज्वाइनिंग कब होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन बच्चों ने वर्दी भी सिला ली थी, क्योंकि हमें उस समय आश्वासन ये मिला था कि अगस्त या सितंबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कि वो भी घुमाए जा रहे हैं हमें। कई बोल रहे हैं कि आपके शासन में है, कई बोल रहे हैं हमने आयोग को भेजा है, स्पष्ट जानकारी नहीं बता पाएंगे। तो छात्रों के अंदर रोष प्रकट हो रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जोहार महोत्सव का आगाज 8 नवंबर को MB इंटर कॉलेज मैदान में होगा। महोत्सव 10 नवंबर तक चलेगा और इसमें शौका संस्कृति, परंपराएं एवं लोक कला का प्रदर्शन किया जाएगा। पहले दिन पारंपरिक झांकी, दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा शौका संस्कृति पर आधारित क्विज और कविता लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। दूसरे दिन जोहारी शौका व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तीसरे दिन बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान क्विज, भाषण प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
ये जवाहर सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी का जन्म जो है पहले अपनी संस्कृति वगैरह को बचाने के लिए बनाया गया था। तमाम ये जो हमारे ये महोत्सव है ये गैर सरकारी, किसी प्रकार से किसी सरकार की आर्थिक सहायता हम लोगों को नहीं मिलते। हम आपस में ही अपना मिलजुल के इसका पूरा फायदा उठाते हैं। और रहा जहाँ तक कलाकारों के सवाल, तो लोकल हमारे जितने भी हैं जवाहर मुंशियारी के अपने लोगों की जो कलाएँ हैं वहाँ प्रदर्शित करते हैं, और उसी को जो है हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी जो है। जवाहर सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा विगत 15 साल से जवाहर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में 8, 9, 10 को जवाहर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी हमारी विगत 1 महीने से चल रही है और इसको हम बृहद रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के युवा जितने भी हैं हमारे, जो हमारी बोली भाषा को अभी अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे जवाहर सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में यहाँ पर हम पिछले 14 वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो जो भी हमारी कला और संस्कृति, हमारे गीतों के माध्यम से, हमारे पकवान के माध्यम से, हमारे वेशभूषा के माध्यम से हम नई जनरेशन को इसका एक हम लोग वो दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं उनको कि आप हमारे बुज़ुर्ग लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे वो व्यापार करते थे। तो उन्हीं की जानकारी के लिए हम लोग अपने नए लोगों को यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करें। मेरा नाम नरेंद्र सिंह टोलिया है, मैं सांस्कृतिक सचिव हूँ इस संगठन का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर चीनी मिल में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हवन पूजन करने के बाद नए गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, इस मौके पर प्रबंधन ने गन्ना लेकर आने वाले किसानों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और समय से भुगतान का आश्वासन दिया। लक्सर चीनी मिल परिसर में क्रेन के पास हवन किया गया है। प्रधान प्रबंधक एसपी सिंह, दर्जाधारी श्यामवीर सिंह सैनी, खानपुर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के अलावा लक्सर क्षेत्र से आए बुद्धिजीवी व वरिष्ठ किसानों सहित काफी लोग ने आहुति डाली। हवन के बाद क्रेन मशीन और मिल के दोनों तोल कांटों का भी पूजन किया गया। इस मौके पर प्रधान प्रबंधक ने किसानों से बातचीत भी की। शुगर मिल का शुभारंभ ये बहुत सही समय पे हुआ है। इससे पहले किसान भाई जो ज़रूरतमंद थे वो औने पौने दाम में अपना गन्ना चरखियों में गिरे थे, कोल्हुओं में, और अब 3-4 दिन से गन्ने की खरीद चल रही है और कृषक अपना गन्ना खुशी मन से लेके यहाँ आगे और विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा आज ये यहाँ हवन यज्ञ के बाद जो शुभारंभ हुआ है, ये शुभ संकेत है कि मिल जो है बिल्कुल मजबूती से चलेगा और गन्ना जो किसानों का गन्ना उसको पूरे वो खरीदेगा और इसके कोई और प्रदेश हमारे से ज़्यादा ना कर दे, और इसलिए सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य देंगे। पहले भी दिया हमने 2000, जिससे 30-40% जो है ना नई प्रजाति हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, और अगले साल 70-80% वो 30-40 से हो जाएगी। किसानों को बीज किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, सब्सिडी को लेकर किस तरीके? बीज दिया गया है, सब्सिडी दिया गया है। तो सर बोनस की बात की गई थी, क्या बोनस सभी को दिया जाएगा? बोनस सबको दिया गया है, एक तरफा। ठीक। आप कह रहे हैं ना परेशान थे, मैं तो किसानों के कहने से पहले ही मिल चला दिया, और मेरी तरफ से जो यहाँ पर आए हुए सभी किसान और मेहमानों को मेरी ओर से बहुत ही स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश में वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा एसटीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आपको बता दें एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर द्वारा अपनी टीमों को स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि वन्य जीवों की तस्करी में संलिप्त प्रत्येक तस्कर की कुंडली तैयार कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आगे एसएसपी एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि इसी क्रम में उत्तराखंड एसटीएफ को WCCV दिल्ली से सूचना मिली थी कि विकास नगर देहरादून क्षेत्र में वन्यजीव जंतुओं के अंगों तथा खाल की अवैध तस्करी हो रही है। उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा अपने स्थानीय सूत्रों से संपर्क कर विकास नगर क्षेत्र में शक्ति नहर पुल नंबर 2 के पास लगे 3 स्टेटस के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उक्त व्यक्ति को एक कस्तूरी हिरण व 2 पंजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
जिसमें कि एक वन्य जीव तस्कर को एक कस्तूरी मृग की कस्तूरी के साथ और 2 पंजों के साथ विकासनगर क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तस्कर है ये मीडिएटर था, जो मारने वाला तस्कर है और जहां इसको बेचने था उनके बीच में एक मीडिएटर था जिसका नाम कृष्ण कुमार है। और कृष्ण कुमार द्वारा बताया गया कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क से ये किसी व्यक्ति से लाया है जिसने कस्तूरी मृग को मारा था, और मैं उसकी पहचान के लिए कि ये मृग वास्तव में कस्तूरी मृग है और उसी की कस्तूरी है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं की गई है, इसके लिए उसने 2 पंजे भी उसके साक्ष्य के लिए कि असली की पहचान हो सके वो साथ में रखे थे। तो इस बीच WCCB की टीम जो कि नई दिल्ली से आई थी और उनका इनपुट था और STF ने और WCCB ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का सीएम धामी का संकल्प शायद अधूरा रहने वाला है, क्योंकि प्रदेश में बढ़ती नशा तस्करी और उससे होने वाले अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके गांव देहात तक अंग्रेजी व देशी शराब के साथ ही इंपोर्टेड विदेशी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। एक ऐसी विदेशी महंगी शराब की दुकान विकासनगर के शुद्धोवाला में खोली जा रही है, जिसके विरोध में गांव की महिलाओं ने मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिन्होंने यहां बन रही विदेशी शराब की दुकान और मसाज पार्लर के विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। बावजूद इसके पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठी इन प्रदर्शनकारी ग्रामीण महिलाओं की न तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने सुध ली है और न ही जिम्मेदार महकमों के अधिकारियों ने। ये यहाँ पर मसाज पार्लर खुल रहा है और ये शराब की दुकान खुली है और हमारे यहाँ पर पास में ही स्कूल भी है, मंदिर भी है और इसमें हमारे उस पर गलत असर पड़ेगा बच्चों पे और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये गलत खुले मतलब मसाज और ये हमें नशा मुक्ति चाहिए यहाँ पर। आप कितने दिन से धरने पे बैठे हैं? हमें 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए लगभग, 10 दिन हो गए लगभग। हमें आप लोग क्या चाहते होंगे? हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये नशा खुले और ये मसाज खुले, या मतलब कोई भी गलत नहीं चाहिए हमें। धरने पे बैठने की मेन वजह तो ये है कि यहाँ पर जो ये बियर बार खुल रहा है, एक उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं, 11 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। दूसरा मसाज सेंटर वहाँ पर जो खोला गया है MDDA के अकॉर्डिंग जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। पूरा ये मोहल्ला जो है ये ग्रामीण एरिया है और इस एरिया में इस तरह का केंद्र बनाया जाना ये बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने वाले जिनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिनों से ये एक ही चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद भी जो मालिक है दुकान का वो आ नहीं रहा है, सामने नहीं आ रहा है और उसके बाद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं। वो लोग डीएम के पास जाते थे, अभी तक तो डीएम के पास गए हैं और हमें विधायक जी का यहाँ से बाकी जो भी है पढ़े लिखे सभी लोगों का सहयोग है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे भी जाएंगे, आंदोलन करेंगे, रैली निकालेंगे, काफी कुछ करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम सब करेंगे, लेकिन हम यहाँ नशा मुक्त केंद्र बनाएंगे। बस ये नशे का हम कुछ नहीं होने देंगे। जो यहाँ पे दुकान खोल रहे हैं कौन लोग हैं और क्या उनसे भी वार्ता हो पाई है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हो पाई, वो तो आ ही नहीं रहे। आज तो आए थे तब यहाँ पे पुलिस ने मना किया। तो किस तरह का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे इस तरह की जो गतिविधियाँ हो रही हैं? बच्चों पे बुरा व्यवहार पड़े, बच्चों पे पड़ेगा असर, हम पे पड़ेगा, हमारे घर पे पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा, हर परिवार पे पड़ेगा। नशा तो नशा होता है ना, नशे का तो हर एक इंसान पड़ेगा। जैसे इस स्पा सेंटर भी खुल रहा है, ब्यूटी पार्लर खुल रहा है, जिसका भी मसाज पार्लर खुल रहा है यहाँ पर अंदर ऊपर, और वो भी खुल रहा है क्या नशा का खुल रहा है, वाइन इनका सबका है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अपर जिला अधिकारी ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की सड़कों पर नालियों की स्लैब से 15 दिनों के भीतर अवैध कब्जे हटाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। तहसील के आसपास से भी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस पर 100% फरियादियों की समस्याओं को अधिकारी प्राथमिकता से समाधान करें। इस दौरान उन्होंने नगरीय क्षेत्र की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नालियों के ऊपर स्लैब से 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम कोर्ट सिद्धार्थगंज और तहसील सिद्धार्थगंज का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी निरीक्षण का कार्य चल रहा है। मैंने यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखा है, तहसील भवन को देखा है, जो तहसील भवन यहाँ पर पुराने बने हुए हैं जिनको तोड़ा जाना है उसका भी निरीक्षण किया है, और इसमें क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं और कैसे सुधार किया जा सकता है उसका भी मैंने निरीक्षण किया है, और उसको मैं अपने नोट्स के माध्यम से जानकारी वाले संज्ञान में ले आऊँगा
और मैं प्रयास करूँगा कि जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें कुछ काम यहाँ बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ में आते समय मैंने देखा कि जो इसके प्रवेश मार्ग हैं, सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, उसके बाद भी बहुत सारे व्यापारी नालियों के ऊपर बैठे, नालियों के बाद सड़क पर तक आके बैठे हुए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। लोग सड़कों पर ही गाड़ियाँ खड़ी करके मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं, जिससे यातायात अनावश्यक रूप से बाधित हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ ने ओवरलोडिंग रोकने की अपनी मांग को लेकर शासन और प्रशासन को चेतावनी दी है। महासंघ का कहना है कि प्रशासन के सहयोग के बावजूद ओवरलोडिंग पर काबू नहीं पाया जा सकता, जिसके कारण कई गंभीर हादसों जैसे सल्ट और अल्मोड़ा हादसों में निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। महासंघ ने आरोप लगाया कि ओवरलोडिंग से सबसे ज्यादा नुकसान ट्रकों से हो रहा है, जबकि प्रशासन बसों और टैक्सियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। महासंघ ने प्रशासन से जल्द पूरे उत्तराखंड में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आगामी दिनों में पूरे राज्य में हड़ताल करेंगे। महासंघ का कहना है कि ओवरलोडिंग से होने वाली दुर्घटना और सरकारी संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए कदम जरूरी है। हमारा उद्देश्य बेसिकली ओवरलोड के अगेंस्ट हम तो चाहते हैं कि जो पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश में जितने भी वाहन चल रहे हैं, जो भी माल, चाहे भाड़े माल वाले वाहन हो, चाहे टैक्सी वाली हो, चाहे बसें, वो सारी की सारी बिल्कुल तरीके से अंडर लोड से चला जाए। अभी खुद हमने थोड़े टाइम पहले एक हाई कोर्ट में रजिस्टर डाली थी इसी ओवरलोड के अगेंस्ट, तो उसका फेवर भी उसका जो डिसीजन हमारे उस फेवर में आया था। तो इवन माननीय हाई कोर्ट ने उसकी सारी प्रतियाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जितने आरटीओ थे स्टेट के अंदर सारे को प्रतियां भेजी थी और इसको स्ट्रिक्टली बैन करवाया था कि इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पूरे प्रदेश में ये चीज़ें अंडरलोड चलाई जाएं। ठीक है, उनसे आरटीओ से, डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया गया, तो सब ने बस चालान की कॉपियाँ भेज दी। सर, हमने चालान किए। देखिए, आपके माध्यम से हम लोग ये सरकार को कहना चाहते हैं कि जो ओवरलोडिंग की वजह से सल्ट में, मरचुला में जो हादसा हुआ है, बस हादसा हुआ है, जिसमें 36 लोगों की, निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई है, उन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। मैं शासन प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि वे लोग ये कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग की वजह से ये हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी ये जागा है। ये सिर्फ थोड़े दिनों की खाना पूर्ति है, क्योंकि 6-6 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया है और थोड़े दिनों बाद आपको वही ढर्रा दिखाई देगा, वही ओवरलोड दिखाई देगा, वही सब कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने शांत करने के लिए 6-6 लाख रुपए बांट दिए हैं। वो इनको लगता है कि जनता को शांत करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल से मुहिम चला रखी थी, अगर हमारी उस 1.5 साल की मुहिम ने, अगर हमें शासन और प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया होता तो आज 36 जनों की मौत नहीं होती। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू महापर्व है। सूर्य उपासना का ये अनुपम लोक पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देकर सूर्य उपासना की जाती है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। माना जाता है कि लोक संस्कृति और आस्था का यह पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें यह छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि वैदिक काल से चला आ रहा इस पौराणिक पर्व को बिहार के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा है। इसी लोक संस्कृति की एक झलक देहरादून से लगते विकासनगर क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है, जहां गंगभेवा बावड़ी मंदिर के पास मौजूद कुंड में इस पर्व को मनाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली है। जहां ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार 3 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार में विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति सहित घर की सुख शांति के लिए व्रत करती नजर आ रही है। इसलिए करते हैं, जो हमें दिक्कत परेशानी भी होते हैं, दुख दलिदर होते हैं, वो सारे छठी मैया दूर कर देते हैं। हम जो मांगते हैं अपनी इच्छा से, जो खुश होके हम व्रत रखते हैं, जो मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं। बच्चे हो, धन हो, परिवार हो, घर द्वार सब कुछ देते हैं। और अब इसीलिए मनाते हैं कि बच्चे के लिए, बच्चे जिसका नहीं होता है, धन के लिए, दौलत के लिए हम छठ पूजा करते हैं। उगते समय देते हैं, डूबते समय भी देते हैं आराधना को।
अब बात होगी अगली खबर की। छठ महापर्व के पावन अवसर आते ही सितारगंज की बाजार हुआ छठ घाटों, मठ, मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों ओर श्रद्धा और उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। महिलाओं को पारंपरिक परिधानों में सजी और छठ पूजा के लिए जरूरी सामग्री जैसे फल, फूल, दीप व अन्य जरूरी सामानों से सजे बाजारों में खरीदारी करते देखा गया। छठ पर्व को लेकर छठ पूजा स्थलों में रंग बिरंगी रोशनी से आकर्षक सजावट की गई। भक्त इस मौके पर पारंपरिक लोकगीत गाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश में छठ पूजा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी दृष्टिकोण में सितारगंज उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम से छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें सूर्य उदय की और सूर्यास्त की पूजा होती है। घर की महिलाएं 5 दिन के उपवास को रखती हैं, जिसमें कहते हैं कि निर्जल उपवास रखा जाता है, 5 दिन का रखा जाता है। आज के दिन उस व्रत का अंतिम दिन होता है और उसके बाद जब सूर्य यस्त और उदय और यस्त की पूजा होती है, उसके बाद वे अपना व्रत खोलती है। छठ पूजा इसी प्रकार से मनाया जा रहा है। देखिए, छठी मैया और सूर्य उपासना का ये हमारा महापर्व है और आप लोग देख ही रहे होंगे कि सितारगंज के अंदर भी बहुत धूमधाम के साथ ये पर्व सुबह तो मना दिया गया है, अभी शाम को भी मनाया जाएगा और बाज़ार में बहुत ही बड़ी मात्रा में श्रद्धालु अपने व्रत की सामग्री के लिए सामान खरीदारी के लिए आए हैं। मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ सामग्री की खरीदारी के लिए आया हूँ और ये हमारा जो महापर्व है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो हमारे संस्कारों को दर्शाता है। इसमें क्या है कि सूर्य उदय की भी इसमें पूजा होती है और सूर्य अस्त की भी पूजा होती है और छठ महापर्व को लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी वक्तव्यों में इन चीज़ों को बताया है। आज देखिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस अवसर पर गोटा, वृद्धनगर, लौका, सोनपुरी आदि गांव से लोग आकर के जो शहरों में जो पूर्वांचल के और बिहार के लोग निवास करते हैं और काफ़ी सामान की खरीद कर रहे हैं और बिल्कुल बाजार जो है इसमें चहल बाजार में चहल पहल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्वांचल में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश के गंगा तट पर त्रिवेणी घाट पर छठ की छटा देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में छठ मनाने के लिए देश भर से अलग अलग राज्यों से पूर्वांचल के लोग ऋषिकेश पहुंचकर छठ पूजा कर रहे हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट तट पर महिलाएं कठिन व्रत रखकर छठ पूजा कर रही हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया से घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रही हैं। वहीं पूर्वांचल के इस महापर्व को देखने के लिए भी लोग बड़ी दूर से ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे हैं। धूमधाम से मनाते हैं। वैसे 4 दिन का पर्व होता है। एक दिन नहा खा के होता है, दूसरे दिन खीर रोटी का होता है। व्रत दिन भर रहते हैं, शाम को खीर रोटी खाना करते हैं। फिर उसके बाद में तीसरे दिन शाम को अर्घा देते हैं। घाट पे आके छठ माता की पूजा करते हैं। फल फूल लेकर के सब चीज़ लेकर आते हैं घाट पे। सूर्य भगवान के अर्घ लेके घर जाते हैं। फिर 4 बजे भोर में आते हैं। आकर के उगते हुए सूर्य भगवान को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, दे करके सब संपूर्ण करते हैं। जय सूर्यदेव भगवान। आस्था का लोक पर्व का आज तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर व्रती अपने अपने घर जाएंगे और उसके बाद कल उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस व्रत का समापन होगा। लोक पर्व आस्था का ये छठ पर्व भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और इसको विधि विधान से सभी फल फ्रूट ठेकुआ बनाकर जलाशय के किनारे ऋषिकेश में तो माँ गंगा की पावनी तट पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की तैनाती के मामले में सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 12 नवंबर तक उपभोक्ता फोरम में अब तक की गई नियुक्तियों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 नवंबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद उत्तराखंड जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसने एक कोर्ट में आश्वासन दिया था जनवरी में कि सभी नियुक्तियां जो एडवर्टाइज़ की गई हैं वो 4 माह के अंदर हो जाएंगी। हालांकि वो नियुक्तियां उनके द्वारा रिकमेंडेशन कर दी गई, परंतु नियुक्तियां 4 जिलों में हुई हैं क्योंकि वैकेंसीज निकाली 4 ही गई थी, जबकि 13 जिलों में कंज्यूमर फोरम का प्राविधान है। तो वर्तमान में जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कंज्यूमर फोरम में
कंज्यूमर के जो कमीशन है उनमें चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस कारण वहाँ पेंडेंसी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और अन्य जिलों के जो चेयरमैन हैं वो उस कार्य को देख रहे हैं, मैदानी जिलों के। तो इस कारण पर्वतीय जिलों के उपभोक्ताओं को अपने केसेस को दायर करने में और उनको लड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसके बाद आज कोर्ट ने इसमें असमानता इसको पाया और राज्य सरकार को इसमें निर्देश किया है कि वो सारी स्थिति स्पष्ट करें कि कुल कितने कंज्यूमर फोरम में कितनी वैकेंसीज है और कितनों में नियुक्ति अभी तक की गई है। सचिव महोदय जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं उनको बुलाया है ताकि